हेलो एवरीवन, दिस इज इमरान एंड वेलकम टू द चैनल उस्मानी क्लासेस। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में जो अभी तक हम पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट अब हम पढ़ रहे हैं अरावली पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं पिछली वीडियो में, अगर नहीं देखी हो तो जाके जरूर देख लेना। पूरा कोशिश किया अरावली पर्वत श्रेणी से जितने भी सवाल बन सकते थे मैक्सिमम कवर अप करने की कोशिश की है। ठीक है, अब देखते स्टार्ट करते। ऊपर की तरफ जो हमारा हिमालय है, उत्तर में पूरा ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। उसके बाद पूर्वांचल वाला, पूर्वोत्तर वाला हिमालय आता है। उसके बाद हमने दर्रों के ऊपर बात कर ली थी। सारे दर्रे जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल जिससे पूछे गए हैं, किससे किसको मिलाना है, वो हमने पिछली वीडियो में देख लिया है। नहीं देखा हो तो जाके जरूर देख लेना। अब स्टार्ट करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना भैया, और दोस्तों के साथ शेयर करना। बेल आइकॉन भी प्रेस जरूर कर लेना, देखना जरा बेल आइकॉन प्रेस किया कि नहीं, ठीक है, वो जरूर कर लेना। अब आगे स्टार्ट करते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में अगर हम बात करें तो ये अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीनतम, या हम कह सकते हैं प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। और ये बलित पर्वत का उदाहरण है। बलित पर्वत क्या होते हैं? जब दो प्लेटों के टकराने से और ऊपर को उठती है, दो प्लेट टकराती हैं और फिर वो ऊपर को उठते हैं, वो बलित पर्वत होते हैं। इस तरह से हिमालय तो नवनिर्मित बलित पर्वत है। सबसे पुराना बलित पर्वत है वो अरावली पर्वत श्रेणी है। नवनिर्मित बलित पर्वत की अगर हम बात करें तो वो हिमालय है। हिमालय में भी सबसे नई की अगर बात करें तो वो शिवालिक है। शिवालिक श्रेणी बलित पर्वत का उदाहरण है, बिल्कुल एकदम नवनिर्मित। ऐसा नहीं है अभी 2-4-5 दिन पहले की बात है, ऐसा नहीं, लेकिन जब भी पहाड़ बने उनमें से सबसे नया यही है, हिमालय का शिवालिक। सबसे पुराने की बात करें तो अरावली। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। लगभग 600 से 700 मिलियन ईयर्स एगो, 700 मिलियन साल पहले ये कम से कम बना, ऐसा तैयार हुआ बन के। उसके बाद अगर हम बात करें तो बलित पर्वत का उदाहरण है, बलित पर्वत है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो अरावली होगी। बलित पर्वत का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो देखते हुए चलते हैं ध्यान से इन सब चीजों को। तो अरावली पर्वत श्रेणी बलित पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। आगे बात करें तो ये अवशिष्ट पर्वत भी मैंने लिखा हुआ। इसका क्या मतलब है? पहले कभी बहुत ऊंचा हुआ करता था, लेकिन बहुत कम वर्षा होने के कारण, यह देखना जरा इसकी स्ट्रक्चर अगर तुम देख पा रहे हो तो बिल्कुल यहां से अरब सागर से हवाएं जाती है, इसके बिल्कुल एकदम पैरेलल निकल जाती है, यहाँ से टकराती नहीं। तो यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, बहुत कम वर्षा होती है, नाम मात्र की। बहुत कम वर्षा होने की वजह से एकदम सूखा रहता है। तो अवशिष्ट बचा हुआ उड़ उड़ के चला गया, हवाओं से निक्षेपण हो गया उसका, और टूट टूट के चट्टाने गिरने लगी। तो ये अवशिष्ट बचा। अवशिष्ट का मतलब होता है बचा हुआ, ठीक है। तो अवशिष्ट पर्वत है। अब बात कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक है, तो कौन कौन से राज्यों में। गुजरात से शुरू होता है, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। गुजरात से शुरू होगा, गुजरात का भी पालनपुर, और जाकर खत्म हो जाएगा दिल्ली के रायसीना हिल, जहां पे राष्ट्रपति भवन है। कई बार सवाल पूछा गया है, राष्ट्रपति भवन कौन सी हिल पे है, कौन सी श्रेणी पे है, तो अरावली पर्वत श्रेणी पे और रायसीना हिल। दिल्ली कटक के नाम से भी जाना जाता है ये वाला, दिल्ली में ये दिल्ली कटक, ठीक है। आगे बात करें गुजरात से, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में पालनपुर से स्टार्ट होता है, रायसीना हिल दिल्ली में जाके, दिल्ली कटक वाली श्रेणी रायसीना हिल पे जाके खत्म हो जाता है। रायसीना हिल पे ही राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, जहां पे हम देखेंगे जाके राष्ट्रपति भवन, तो वो रायसीना हिल पे। पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होता है। राजस्थान में सर्वाधिक भाग है। इस पर्वत श्रेणी का सबसे अधिक भाग जो है वो राजस्थान में पड़ता है। सवाल ऐसे पूछ लिया जाएगा, अरावली पर्वत श्रेणी का ज्यादातर हिस्सा कौन से राज्य में, तो राजस्थान में। अरावली पर्वत श्रेणी का, या ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, राष्ट्रपति भवन कौन सी पर्वत श्रेणी पे, तो अरावली पे है, दिल्ली कटक के नाम से भी जाना जाता है, रायसीना हिल, राष्ट्रपति भवन वहीं पे है। आगे बात करें लंबाई की, लगभग 800 किलोमीटर इसकी लंबाई लगभग है, ऐसा अप्रोक्स नहीं है, मतलब अप्रोक्स में है, पूरा एकदम कंप्लीट नहीं है। चौड़ाई की बात करें तो गुजरात यहाँ से शुरू होती है और आगे की तरफ दिल्ली जाते हुए उसकी चौड़ाई कम होती चली जाती है। तो इधर की तरफ से चौड़ा है, आगे जाते हुए वो कम हो जाती है। 4 राज्यों में, गुजरात से शुरू हुआ, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली पे जाके खत्म हो जाता है। आगे बात करें, लूनी नदी जो है सबसे बड़ी भारत की अंतःस्थली नदी है। अंतःस्थली नदी का मतलब क्या होता है, ये देख लो, मैंने यहाँ पे बनाई है। ये अजमेर के पास से, ठीक है, यहीं पे एक सांबर लेक भी है, सांबर लेक से होके जाती है, ठीक है। अजमेर के पास से ये निकलती है, अगर हम बात करें तो अजमेर के पास से निकलती है, सांबर लेक से होती हुई, और ये गुजरात में रन ऑफ कच्छ,
कच्छ का रन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में रन ऑफ कच्छ में जाके समा जाती है। अंतः स्थली का मतलब होता है समुद्र में नहीं जाएगी। कहाँ? अंतः स्थली, स्थल के अंदर ही रहेगी। स्थल से ही शुरू हुई थी, स्थल के अंदर ही रही, रन ऑफ कच्छ में जाके समा जाती है। लूनी नदी भारत की सबसे बड़ी अंतः स्थलीय नदी। कहाँ से निकलती है ये? अजमेर के पास से। और कौन सी वाली श्रेणी पे है ये? अरावली पर्वत श्रेणी पे। ठीक हो गई इतनी बात। आगे बात करें, सांबर झील से होकर जाती है। लूनी नदी सबसे बड़ी अंतःस्थली, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, सांबर झील से होकर जाती है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। हालांकि चिल्का को भी बोलते हैं, लेकिन यूपी ने भी इसका आंसर सांबर लेके दिया था, तो ये बात देखते हुए चलना। चिल्का झील जो है उड़ीसा के तट पे है, समुद्र बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो वो भी उसको भी कहा जाता है, लेकिन यूपीपीएससी ने इसका आंसर सांबर झील, अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था तो उसमें इसका आंसर सांबर झील ही दिया था। ठीक है, दोनों ऑप्शन थे, चिल्का भी था, सांबर भी था, तो सांबर झील को इसका आंसर दिया। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, तो ये याद करके जाना, ध्यान से देखते हुए चले जाना, बहुत बार सवाल पूछा गया। बनास नदी भी यहीं से निकलती है, और बनास नदी जो है चंबल की सहायक नदी है। ये अभी देख लो, जब नदियां पढ़ेंगे तो वहां पे जाके हमें दिक्कत नहीं होगी। अब बात करें, इस पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इस पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट आबू एक जगह है, माउंट आबू सिरोही जिले में, राजस्थान का सिरोही जिला है, वहां पे माउंट आबू एक जगह है, वहीं पे सबसे ऊंची चोटी है और उसका नाम है गुरु शिखर। सवाल कैसे पूछा जाएगा? अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर क्या होगा इसका? गुरु शिखर। गुरु शिखर इसका सबसे ऊंची चोटी है और माउंट आबू पे है। माउंट आबू पे ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है, जो कि बहुत ही फेमस है। आप अगर जाओ कभी घूमने के लिए तो बहुत ही एक अच्छी सी जगह है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, बहुत ही सुंदर जगह है, देखने के लिए आप जा सकते हो। माउंट आबू और वहीं पे गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत की, और यहीं पे ही वर्षा होती है सबसे अधिक राजस्थान की। अगर हम बात करें तो 1722 मीटर इस चोटी की ऊंचाई है। 1722 मीटर इस चोटी की ऊंचाई है गुरु शिखर की, माउंट आबू पर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पे, नाम क्या है उसका? गुरु शिखर, और सिरोही जिले में 1722 मीटर की ऊंचाई है। जो भी सवाल पूछे, कैसे पूछेगा? राजस्थान जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो माउंट आबू पे। गुरु शिखर ऊंचाई भी पूछ सकता है 1722, कौन से जिले में पूछ सकता है? सिरोही जिले में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, कहां पर स्थित है? माउंट आबू। याद रखना इन सारी चीजों को, इंपॉर्टेंट है। तो अरावली पर्वत श्रेणी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सवाल बनते थे वो मैंने सारे एक ही वीडियो में कवर अप करने की कोशिश की। थोड़ी सी बात और जलवायु से रिलेटेड देख लेते हैं। देखो, अगर ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर है, तो यहाँ से पानी पी के हवाएं बिल्कुल इसके पैरेलल चली जाती है, कुछ थोड़ी बहुत इधर से टकरा जाती है, बाकी सारी पैरेलल निकल जाती है। तो इधर की तरफ तो वर्षा हो जाती है थोड़ी बहुत, इधर की तरफ बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती। तो जब इधर की तरफ वर्षा नहीं होती तो पूरा का पूरा ये जो है रेगिस्तान वाला पोर्शन है। तो अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में मरुस्थल है और उसका नाम थार का मरुस्थल। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है? भारत के राजस्थान राज्य में, अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में। तो पूरब में क्या है भाई? पूरब में बात करें तो ये मेवाड़ का पठार है, मेवाड़ और मालवा का पठार। यहाँ पे नीचे चलोगे तो विंध्या का पठार आएगा, अभी विंध्या पर्वत श्रेणी चलेगी, तो विंध्या का पठार, मेवाड़ का, और आगे को चलोगे तो मालवा का पठार, यहीं से इसके इधर है। ठीक है, तो इधर की तरफ ही वर्षा भी ज्यादा होती है, क्योंकि इधर थोड़ी बहुत हवाएं जाके टकरा जाती है। समझ आ रही है सारी बातें? आगे बात करें तो इसमें कुछ चट्टानें भी मिलती हैं, जैसे ग्रेनाइट हो गया, नीस हो गया, क्वार्टाइज हो गए, इसकी चट्टानें, संगमरमर की चट्टानें यहाँ पे मिलती हैं। संगमरमर मिलता है खुदाई में, तो संगमरमर मकराना क्षेत्र पे बहुत ज्यादा निकलता है, और यहीं के संगमरमर से ताजमहल का भी निर्माण हुआ। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल का जो निर्माण हुआ है वो संगमरमर से हुआ है, वो तो सबको ही पता है, और वो मकराना क्षेत्र से ही निकल के गया था राजस्थान के। ये बात आप देख सकते हो। तो ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टाइज, सिस्ट आदि की पर्वत जो है निर्मित चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं। बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे संगमरमर, ग्रेनाइट पाया जाता है, क्योंकि बहुत ही पुराना पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में ये संगमरमर पाया जाता है यहाँ पे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन और बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है अरावली पर्वत श्रेणी की। वनडे एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से आप चाहो तो इस वीडियो को 2, 4, 5 बार रिवाइंड करके देख सकते हो, प्रॉपर नोट्स बनाना। और
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराना अपने दोस्तों के साथ। लाइव आने के लिए हमें 1K सब्सक्राइबर चाहिए और ये आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता, आप थोड़ी सी कोशिश करना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।